गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, महात्मा गांधी और राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का पहला पार्ट है ये, ठीक है। फर्स्ट पार्ट की शुरुआत गांधी जी के साथ ही होती है। महात्मा गांधी वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल and revered of all the leaders who participated in the freedom struggle of India। तो गांधी जी जो थे, महात्मा गांधी जो थे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी लोगों ने भाग लिया उन सब के लिए श्रद्धेय थे और उन सभी नेताओं में या लीडर्स में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली नेता थे, ठीक है। तो उनका व्यक्तित्व इतना महान था कि वो हर किसी के लिए श्रद्धेय थे और वो सबके लिए सबसे ज़्यादा प्रभावित या हर व्यक्ति के दिमाग में, मस्तिष्क पर अपना छाप छोड़ने वाले व्यक्ति थे। ए लीडर अनाउंसेस हिमसेल्फ। अब गांधी जी के बारे में ये है कि एक नेता जो अपने आप के बारे में उद्घोषणा करता है। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन 1915 आफ्टर 20 ईयर्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटते हैं 1915 में, लगभग 20 साल साउथ अफ्रीका रहने के बाद। 20 साल बाद वो भारत वापस आते हैं 1915 में। हिस्टोरियन चंद्रन देव नेसन हैज़ राइटली रिमार्क्ड दैट साउथ अफ्रीका वाज द मेकिंग ऑफ महात्मा। तो एक इतिहासकार थे चंद्रन देव नेसन, वो सही उनके बारे में टिप्पणी करते हैं कि यह साउथ अफ्रीका ही था जिन्होंने गांधी जी को महात्मा बनाया, ठीक है। महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी को एक महात्मा बनाया, यह साउथ अफ्रीका ही था या साउथ अफ्रीका की देन ही थी कि उसने 20 साल गांधी जी को वहाँ रखा और वहाँ गांधी जी में ऐसे गुण आए जिससे वो महात्मा बन पाए। इट वाज इन साउथ अफ्रीका दैट महात्मा गांधी, और यह साउथ अफ्रीका ही था जहाँ पर गांधी जी अडोप्टेड हिज टेक्निक ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट और सत्याग्रह, कि सबसे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग साउथ अफ्रीका में ही किया था, जो कि अपनी अहिंसात्मक विरोध करने की एक नीति थी सत्याग्रह की। तो इस तकनीक का प्रयोग उन्होंने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में ही की थी। नेक्स्ट, प्रमोटेड हार्मनी बिटवीन रिलीजन्स, और सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने अलग अलग धर्मों के बीच में जो हार्मनी या सद्भाव की भावना थी उसको बढ़ावा दिया था। एंड अलर्टेड अपर कास्ट इंडियंस फॉर देयर डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट ऑफ लो कास्ट एंड वीमेन, और उच्च वर्ग के या ऊंची जाति के लोगों को, भारतीयों को उन्होंने अलर्ट किया था, चेतावनी दी थी या सचेत किया था कि आप महिलाओं के साथ और दूसरे लो कास्ट के लोगों के साथ, अनुसूचित जाति के लोग या फिर जो अछूत जो माने जाते हैं उनके साथ जो भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं, ये करना बंद कर दीजिए। यह देश के लिए ठीक नहीं है। इससे क्या होगा, देश में फूट पड़ेगी और जो अंग्रेज होंगे वो तो यही चाहेंगे कि फूट करो, राज करो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको भी समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ना चाहिए। इसके लिए अपर कास्ट के लोगों को अपना योगदान देना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस इन इंडिया दैट गांधी जी लेफ्ट इन 1893 एंड द इंडिया गांधी जी रिटर्न टू इन 1915। तो 1915 में गांधी जी जब आए या फिर 1893 में जब उन्होंने भारत को छोड़ा, ठीक है। तो गांधी जी ने भारत को 1893 में जैसा भारत छोड़ा और 1915 में जब वो वापस आए लगभग 24-25 साल बाद, तो दोनों में क्या अंतर था, ठीक है। दोनों की स्थिति में, भारत की जो स्थिति थी उस समय, तो उन दोनों में क्या अंतर देखने को मिला, ये अंतर देखेंगे। द इंडिया दैट महात्मा गांधी केम बैक टू इन 1915 was different from the one that he had left in 1893। तो 1893 में जैसा भारत उन्होंने छोड़ा और 1915 में जैसा भारत उनको मिला, उन दोनों में अंतर था, उनको अंतर देखने में मिला।
Although still a colony of the British, it was far more active in the political sense. हालांकि 1915 में भी यह अंग्रेज़ों की एक कॉलोनी ही था, मतलब हमारा देश एक उपनिवेश ही था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी इंडिया में लोग राजनीतिक दृष्टि से और ज़्यादा सक्रिय होने लग गए थे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस नाउ हैड ब्रांचेज इन मोस्ट मेजर सिटीज़ एंड टाउन्स। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की देश के अलग अलग शहरों में और कस्बों में शाखाएं खुल चुकी थी। दो द स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905 to 7 it had greatly broadened its appeal among the middle classes through the स्वदेशी मूवमेंट, मतलब स्वदेशी मूवमेंट के द्वारा, जो कि 1905 से 7 के बीच चला था, इसने अपने निवेदन को बड़ा विस्तार रूप दे दिया, या ये अपने निवेदन के द्वारा इसको और ज़्यादा फैलाया मिडिल क्लास के बीच में। तो मिडिल क्लास के बीच में ये स्वदेशी मूवमेंट और ज़्यादा फैला था, जो कि 1905 से 7 के बीच में चला था। दैट मूवमेंट हैड थ्रोन अप सम टावरिंग लीडर्स, अमंग देम बाल गंगाधर तिलक ऑफ महाराष्ट्र, बिपिन चंद्र पाल ऑफ बंगाल एंड लाला लाजपत राय ऑफ पंजाब, नोन एज लाल बाल पाल। तो इस आंदोलन ने कुछ प्रमुख नेताओं को भी जन्म दिया, जिनमें से महाराष्ट्र से थे बाल गंगाधर तिलक, बंगाल से थे बिपिन चंद्र पाल और पंजाब से थे लाला लाजपत राय। इन तीनों को सामूहिक रूप से लाल, बाल और पाल के नाम से जाना जाता था। लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। While these leaders advocated militant opposition to colonial rule, there was a group of moderates who preferred a more gradual and persuasive approach. जब इन लोगों ने, मतलब ये गरम दल के नेता थे, उग्र विरोध करते थे, ठीक है, आक्रामक विरोध करना जानते थे ये औपनिवेशिक शासन का या ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो जब इन नेताओं ने उग्र विरोध की वकालत की कि हमें अंग्रेज़ों का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा, तो उसी समय एक दूसरा ग्रुप भी था जिनको मॉडरेट्स या उदारवादी कहा गया, ठीक है, who preferred a more gradual and persuasive approach, जो कि एक क्रमिक और लगातार प्रयास के हिमायती थे, कि वो चाहते थे कि देश में क्रमिक रूप से सुधार हो, ठीक है, अंग्रेज़ों के द्वारा ही सुधार किया जाए, लेकिन उसमें हिंसा वगैरह ना हो, ठीक है। अमंग दीज मॉडरेट्स वाज गोपाल कृष्ण गोखले एज वेल एज मोहम्मद अली जिन्ना। तो ऐसे ही मॉडरेट्स में या उदारवादी नेताओं में गोपाल कृष्ण गोखले थे और साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। तो गांधी जी के पॉलिटिकल जो टीचर थे या पॉलिटिकल गुरु जिसको माना जाता है, वो गोपाल कृष्ण गोखले ही थे, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ द स्पीच ऑफ BHU। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भाषण का महत्व। गांधी जी's फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस वाज एट द ओपनिंग ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU इन फरवरी 1916। तो गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति जिस भाषण में देखने को मिली वो थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उद्घाटन समारोह में उनका स्पीच, जो कि उनका भाषण जो कि 1916 में फरवरी के महीने में दिया गया था। इट वॉज मेरली ए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट दैट इंडियन नेशनलिज्म वॉज एन एलिट फिनोमिना, ए क्रिएशन ऑफ लॉयर्स, डॉक्टर्स एंड लैंड लॉर्ड्स, ठीक है। तो इसमें केवल कुछ जो भाषण, उनका जो भाषण था उसमें भारतीय राष्ट्रवाद से संबंधित जो विशिष्ट वर्ग थे उनसे, जैसे कि वकील हो गए, ठीक है, डॉक्टर हो गए, जमींदार थे, तो ये लोग ही उस समय उनके सामने भाषण को सुनने वाले थे। बाकी आम आदमी या महिलाएं वगैरह उनके भाषण को सुनने वाले लोगों में नहीं थे, ठीक है।
गांधी जी चार्ज द इंडियन एलिट्स विद ए लैक ऑफ कंसर्न फॉर द लेबरिंग पुअर्स। तो गांधी जी ने ऐसे विशिष्ट वर्गों को, लॉयर्स, डॉक्टर्स, लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, अपर कास्ट के लोग, इन सभी विशिष्ट वर्गों को आड़े हाथों लिया या उनको खरी खोटी सुनाई, क्योंकि ये गरीब मजदूरों पर ध्यान नहीं देते, उनके साथ भेदभाव करते हैं उनको, और वो देश के जो मुख्य धारा है उसमें इन लोगों को शामिल नहीं करते। इसलिए गांधी जी ने इन ऐसे लोगों को आड़े हाथों लिया और उनको खरी खोटी सुनाई। गांधी जी chose to remind those present of the peasants and workers who constituted a majority of Indian population yet were unrepresented in the audience। तो गांधी जी चाहते थे कि ये वो उन उपस्थित लोगों को, मतलब उन उपस्थित लोगों को यह कहना चाहते थे कि जो लोग देश की बहुसंख्या का निर्माण करते हैं, जो देश में मेजॉरिटी में है, जैसे किसान हो गए, मजदूर हो गए, लोअर कास्ट के लोग हो गए, ठीक है, या महिलाएं हो गए, ये देश की इतनी मेजॉरिटी में है, लेकिन फिर भी ये ऑडियंस में अनुपस्थित है या देश के विकास में इनका इतना योगदान नहीं है, या राष्ट्रीय आंदोलन में भी इनको अपर कास्ट के लोग साथ में नहीं ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन उपस्थित लोगों को, ऐसे लोगों के बारे में भी याद दिलाया कि देश में दूसरे लोग भी रहते हैं, इनको भी आपको समाज की मुख्य धारा में लाना है, इनको भी हाथ मतलब कंधे से कंधा मिलाकर हमें साथ में लाना है और देश की प्रगति में योगदान करवाना। द फर्स्ट पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ गांधी जी's own desire was to make Indian nationalism more properly representative of the Indian people as a whole। तो गांधी जी का जो प्रथम सार्वजनिक घोषणा थी या उद्घोषणा थी या भाषण था, वह यह थी कि गांधी जी की खुद की इच्छा थी कि वह भारत के संपूर्ण लोगों का अच्छे ढंग से प्रतिनिधित्व कर सके। वो नहीं चाहते थे कि वो केवल कुछ लोगों का या अपर कास्ट के लोगों का या फिर वकीलों का, डॉक्टर्स का, लैंडलॉर्ड्स का ये रिप्रेजेंटेशन करे या उनका प्रतिनिधित्व करे। वो चाहते थे कि देश का हर व्यक्ति, हर आम आदमी, उसमें फीमेल हो या मेल हो, अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, अमीर हो या गरीब हो, हर व्यक्ति में उनका विश्वास हो और हर व्यक्ति का के मन में उनके लिए श्रद्धा हो और उनकी हर बात को हर व्यक्ति माने और देश का हर नागरिक उनके आंदोलनों से जुड़े, ऐसे ही उनकी इच्छा थी। नेक्स्ट है द फर्स्ट कैंपेन्स ऑफ महात्मा गांधी। गांधी जी का पहला आंदोलन। एट द एनुअल कांग्रेस हेल्ड इन लखनऊ इन December 1916, महात्मा गांधी वाज अप्रोच्ड बाय राजकुमार शुक्ला, a peasant from Champaran, and he told Mahatma Gandhi about the harsh treatment that peasants received by the British। तो दिसंबर 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था। उसी दौरान एक किसान राजकुमार शुक्ल, जिनका नाम था, चंपारण से आया और उनसे बात करता है कि किस तरह से ब्रिटिश चंपारण में किसानों के साथ कठोर बर्ताव या कठोर व्यवहार कर रही है। इन 1917 महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड ए सत्याग्रह इन चंपारण, बिहार, सीकिंग द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एज वेल एज द फ्रीडम टू ग्रो क्रॉप्स एज पर देयर विश। तो 1917 में गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह शुरू कर दिया। चंपारण बिहार में है, ठीक है। ब्रिटिश के खिलाफ उन्होंने ये सत्याग्रह शुरू किया था और उसमें उन्होंने ये मांग की कि जो टेन्योर है या काश्तकार है उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, साथ ही उनको अपनी पसंद की कोई भी अपनी इच्छा से फसल उगाने की आज़ादी हो, ऐसी उन्होंने डिमांड कर दी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स के सामने, ठीक है। कि वो नहीं चाहते कि वो नील की खेती करे, वो चाहते थे कि अपनी इच्छा से कुछ भी अपनी फसल जैसे गेहूँ, मक्का, अनाज, जो चावल जो भी बोना चाहे वो बोकर खेती करे। वो नहीं चाहती कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स के लिए नील की खेती करे, ठीक है। तो ये 1917 का जो चंपारण आंदोलन था वो मेनली नील की खेती को ख़त्म करने के लिए, या जो 3 कठिया पद्धति थी उसको ख़त्म करने के लिए
किया था। कैंपेन्स लॉन्च बाय गांधी जी इन हिज होम स्टेट। अब गांधी जी ने गुजरात में भी कुछ आंदोलन चलाए थे, वो कौन कौन से थे देखिए। गांधी जी वॉज इन्वॉल्व इन 2 कैंपेन्स इन हिज होम स्टेट ऑफ गुजरात। तो गांधी जी ने गुजरात में दो आंदोलन चलाए थे, कौन कौन से थे। फर्स्टली, पहला, ही पार्टिसिपेटेड इन अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल स्ट्राइक ऑफ February March 1918 डिमांडिंग बेटर वर्किंग कंडीशंस फॉर द टेक्सटाइल मिल वर्कर्स। तो सबसे पहले उन्होंने 1918 में अहमदाबाद जो टेक्सटाइल मिल्स थी, अहमदाबाद कपड़ा मिल के अंदर हड़ताल की थी, और उस हड़ताल में उन्होंने डिमांड रखी या मांग की कि जो फैक्ट्री के अंदर जो भी वर्कर्स है या कामगार है, मजदूर है, उनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, काम की स्थिति अच्छी हो, साथ ही काम के घंटे जो 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे काम करते हैं, उनके काम के घंटे भी कम किए जाने चाहिए, साथ ही उनको जो वेजेस मिलते हैं, मजदूरी मिलती है, वो भी बढ़ाई जानी चाहिए। सेकेंडली, ही जॉइंड द पीजेंट्स इन खेड़ा सत्याग्रह हु डिमांडेड रिमिशन ऑफ टैक्सेस फ्रॉम द स्टेट फॉलोइंग द फेल्यूर ऑफ देयर हार्वेस्ट। दूसरा आंदोलन उन्होंने खेड़ा में किया था, जो कि गुजरात के अंदर ही है। खेड़ा में उन्होंने किसानों के साथ अपना आंदोलन शुरू किया था, और उन्होंने अंग्रेज़ों से डिमांड करी कि वह जो टैक्स है उसमें माफ़ी दे दे, क्योंकि किसानों की जो फसल है वो चौपट हो गई है। ठीक है, ज़्यादा बारिश की वजह से या अकाल की वजह से जब फसल ख़राब हो जाती है तो किसान लगान देने में असमर्थ हो जाते हैं। तो ऐसे समय में वो चाहते हैं कि ब्रिटिश सरकार उनका टैक्स माफ़ कर दे, या फिर लगान जो लेती थी हर साल वो माफ़ कर दे, उसको अगले साल के लिए टाल दे। इट वॉज इन खेड़ा दैट महात्मा गांधी इनिशिएटेड द फर्स्ट सत्याग्रह रेवोल्यूशन। और ये खेड़ा ही था जहाँ पर उन्होंने पहला सत्याग्रह क्रांति शुरू की। मतलब उनकी जो पहली सत्याग्रह क्रांति थी वो खेड़ा सत्याग्रह के साथ ही शुरू हुई थी। रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट क्या था, ये आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा। जलियांवाला बाग की जो घटना घटी थी, है ना, वो इसी से संबंधित है। देखिए, द रोलेट एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इन मार्च 1990। तो मार्च 1919 के महीने में ब्रिटिश सरकार एक रोलेट एक्ट पास कर देती है। एक्ट क्या था? दिस एक्ट ऑथोराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन विदाउट ट्रायल एनी पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ टेररिज्म। तो इस कानून के अंतर्गत, यानी रोलेट एक्ट कानून के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार था कि वह किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर, ठीक है, शक के आधार पर उसको जेल में बंद कर सकती थी बिना जांच के। गांधी जी कॉल्ड फॉर ए कंट्री वाइड एजिटेशन अगेंस्ट रोलेट एक्ट। तो फिर गांधी जी इसके विरोध में देशव्यापी अभियान चलाते हैं। ऑन अप्रैल 6 ए हड़ताल वाज डिक्लेयर्ड बाय गांधी जी। तो 6 अप्रैल को गांधी जी द्वारा एक हड़ताल डिक्लेयर कर दी जाती है, घोषित कर दी जाती है। द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रोलेट एक्ट grew progressively intense, reaching a climax in Amritsar in April 1919, when a British Brigadier General Reginald Edward Harry Dyer ordered his troops to open fire on a nationalist meeting। तो 6 अप्रैल को गांधी जी ने हड़ताल की घोषणा कर दी। तभी क्या हुआ, रोलेट एक्ट के खिलाफ अमृतसर में अप्रैल में 13 अप्रैल की घटना, ये 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था। 13 अप्रैल 1919 को इस रोलेट एक्ट के खिलाफ अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक मीटिंग कर रहे थे लोग। तभी किसी ने जनरल डायर को बता दिया, जो कि उसका पूरा नाम था ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, उसको बता दिया कि आप रोलेट एक्ट के खिलाफ कुछ नेता क्रांतिकारी लोग जलियांवाला बाग में मीटिंग कर रहे हैं। तो रेजिनाल्ड डायर वहाँ पहुँच जाता है और अपने सैनिकों को ऑर्डर दे देता है कि जो भी नेशनलिस्ट मीटिंग में बैठे हुए उन सब पर गोलियां चला दें। और उन्होंने बिना देखे अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी, और इस घटना की वजह से सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। मोर देन 400 पीपल वर किल्ड
इन व्हाट इज़ नोन एज जलियांवाला बाग मैसेकर। और 400 से ज़्यादा लोग इस हत्याकांड में मारे जाते हैं और इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड या नरसंहार कहा जाता है। इट वॉज द रोलेट एक्ट दैट मेड गांधी जी ए ट्रूली नेशनल लीडर। और यह रोलेट एक्ट ही था जिसकी वजह से गांधी जी आगे चलकर राष्ट्रीय नेता सही मायनों में बन पाते हैं। Encouraged by its success, गांधी जी called for a campaign of non-cooperation with the British rule। अब इस रोलेट एक्ट के खिलाफ उनकी हड़ताल से सफल होकर गांधी जी ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अब है असहयोग आंदोलन। फैक्टर्स लीडिंग टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब क्या क्या कारण थे जिससे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आगे बढ़ा। द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 एंड लॉ इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश। ठीक है, तो कुछ कारणों में से पहला कारण यह है, पहला वर्ल्ड वार, दुनिया का पहला वर्ल्ड वार 1914 से 18 के बीच लड़ा गया था, विश्व युद्ध, जो कि ठीक है। और इस वर्ल्ड वार के दौरान जो ब्रिटिश सरकार ने कानून पास किए उससे देश में असंतोष और रोष की भावना थी। दूसरा, सेंसरशिप ऑफ द प्रेस, वो प्रेस पर प्रतिबंध लगा रखा था। ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मीडिया पर प्रतिबंध लगा रखा था कि वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं छाप सकते। तीसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ रोलेट एक्ट विच परमिटेड डिटेंशन विदाउट ट्रायल। साथ ही 1919 के मार्च के महीने में जो उन्होंने रोलेट एक्ट शुरू किया, इस एक्ट के अनुसार बिना किसी जांच के किसी को भी शक के आधार पर जेल में डालने की जो व्यवस्था थी, इसके खिलाफ भी लोगों में असंतोष था। फिर कैंपेन अगेंस्ट रोलेट एक्ट, इसके अलावा रोलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी जो अभियान चले, इसने भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की नींव डाली। गांधी जी डिटेन्ड वाइल प्रोसीडिंग टू पंजाब। फिर गांधी जी को, जब वो गांधी जी पंजाब की ओर जा रहे थे तो उनको पकड़ लिया गया और हिरासत में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। प्रोमिनेंट लोकल कांग्रेसमैन अरेस्टेड, और कांग्रेस के जो अलग अलग दूसरे मुख्य नेता थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये सभी भी कारण थे। जलियांवाला बाग मैसेकर, इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ, इसकी वजह से भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ज़्यादा बढ़ावा मिला। सक्सेस ऑफ रोलेट सत्याग्रह एंड गांधी जीज कॉल फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इसके अलावा रोलेट सत्याग्रह जो उन्होंने शुरू किया था, उसकी सफलता से प्रेरित होकर गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन के लिए लोगों को आह्वान किया। गांधी जी डिसाइडेड टू कपल द खिलाफत इश्यू विद नॉन कोऑपरेशन। अब गांधी जी ने यह भी निश्चय किया कि वो खिलाफत आंदोलन के इश्यू को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ देंगे। ही वांटेड टू ब्रिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स कलेक्टिवली टू एंड कॉलोनियल रूल। और वो चाहते थे कि खिलाफत आंदोलन के द्वारा देश के जो मुसलमान हैं वो भी नॉन कोऑपरेशन आंदोलन से जुड़ जाए और इस तरह से हिंदू और मुस्लिम एक साथ आकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन छेड़ दे। ठीक है। ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अब असहयोग आंदोलन के दौरान क्या क्या घटनाएं घटी। स्टूडेंट्स स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल एंड कॉलेजेस रन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। विद्यार्थियों ने ब्रिटिश सरकार के जो भी स्कूल और कॉलेज थे उनका बहिष्कार कर दिया, वहाँ जाना बंद कर दिया। लॉयर्स रिफ्यूज टू अटेंड द कोर्ट। वकीलों ने भी कोर्ट में जाना बंद कर दिया। द वर्किंग क्लास वेंट ऑन स्ट्राइक इन मैनी टाउन्स एंड सिटीज़। बहुत से शहरों में वर्किंग क्लास जो मजदूर थे उन्होंने भी काम करना बंद करके हड़ताल पर वो चले गए। हिल ट्राइब्स इन नॉर्दर्न आंध्रा वॉयलेटेड द फॉरेस्ट लॉ। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की जो ट्राइब्स थी, पहाड़ी जो आदिवासी जनजाति के लोग थे, उन्होंने भी जंगल के कानूनों की अवहेलना की और उनको तोड़ा। फार्मर्स इन अवध रिफ्यूज टू पे टैक्सेस। और अवध के जो किसान थे उन्होंने भी टैक्स चुकाने से, लगान चुकाने से मना कर दिया। दीज प्रोटेस्ट मूवमेंट वर समटाइम्स कैरिड आउट इन डिफाइंस ऑफ द लोकल नेशनलिस्ट लीडरशिप। ठीक है।
तो ये सारे जो भी विरोध आंदोलन होते थे कई बार स्थानीय राष्ट्रवादी नेतृत्व की अवज्ञा करते हुए किए गए थे। ठीक है। गांधी जी टॉट द पीपल सेल्फ डिसिप्लिन, रिनंसिएशन, सेल्फ डिनाइल, अहिंसा, सत्याग्रह थ्रू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने लोगों को सेल्फ डिसिप्लिन यानी स्व अनुशासन, रिनंसिएशन मतलब त्याग की भावना, सेल्फ डिनाइल मतलब आत्मसमर्पण या आत्म बलिदान, अहिंसा की भावना, सत्याग्रह आदि इन सभी के बारे में नॉन कोऑपरेशन या असहयोग आंदोलन के माध्यम से सिखाया। द एम ऑफ द मूवमेंट वाज सेल्फ रूल, और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था सेल्फ रूल यानी स्वशासन। ठीक है। द मूवमेंट शूक द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की नींव को हिला दिया। मैनी इंडियंस इंक्लूडिंग गांधी जी वर पुट इन जेल, और बहुत सारे भारतीयों को अंग्रेज़ों ने जेल में बंद कर दिया, इनमें जिसमें गांधी जी भी एक थे। ठीक है। इन February 1922 ए ग्रुप ऑफ पीजेंट्स अटैक्ड एंड फायर्ड ए पुलिस स्टेशन एट चौरी चौरा इन यूपी। ठीक है। तो फरवरी 1922, ये 5 फरवरी 1922 की बात है कि उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी नामक जो पुलिस स्टेशन था वहाँ पर गांव के किसानों ने, जो भी पुलिस वाले थे उनको, मतलब अंग्रेज़ पुलिस वाले थे उनको पुलिस चौकी के अंदर, पुलिस स्टेशन या थाने में बंद कर दिया और बाहर से लॉक करके उसमें आग लगा दी, और इसमें बहुत सारे पुलिस वाले मर गए थे। सेवरल पुलिसमैन वर किल्ड, और बहुत सारे पुलिस वाले, इसमें लगभग 20 से 25 लोग थे, वो सभी मर गए। दिस एक्ट ऑफ वायलेंस प्रॉम्प्टेड गांधी जी टू कॉल ऑफ द मूवमेंट, और इसी हिंसा की घटना से प्रेरित होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर लिया, यानी वापस ले लिया, समाप्त कर दिया। तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि उनके आंदोलन में हिंसा हो, लेकिन चौरी चौरा में जो घटना घटी उसकी वजह से हिंसा हुई थी, इस वजह से गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया, यानी समाप्त कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है गांधी एज पीपल्स लीडर। गांधी जी लोगों के नेता के रूप में। गांधी जी हैड ट्रांसफॉर्म्ड द नेशनलिस्ट मूवमेंट इनटू ए मास मूवमेंट दैट वाज मोर प्रॉपरली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन मासेस। तो गांधी जी ने एक राष्ट्रवादी आंदोलन को जन आंदोलन में बदल दिया, जो कि बहुत अच्छी तरह से भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता था। ठीक है। मतलब उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन का रूप दे दिया, जिसमें देश के हर वर्ग के लोग जुड़े हुए थे। इन हिज स्पीच एट द ओपनिंग ऑफ BHU, he reminded people that the peasants and workers were a majority of the Indian population who remained unrepresented in the national movement। तो उन्होंने अपने भाषण में, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दिया था, पहले भी आया था ये, उन्होंने देश के जो अपर वर्ग के लोग थे, अपर कास्ट के लोग जो थे, उनको आड़े हाथों लेते हुए उनको याद दिलाया कि देश के जो किसान है कि और जो कामगार है, मजदूर है, जो कि देश का मेजॉरिटी क्लास है, देश का बहुसंख्यक वर्ग है, ये अब तक भी राष्ट्रीय आंदोलन में अनरिप्रेजेंटेड क्यों है, मतलब ये अनुपस्थित क्यों है, इनको भी राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया जाना चाहिए। इट वॉज गांधी जीज डिज़ायर टू मेक इंडियन नेशनलिज्म रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन पीपल, और वो गांधी जी की इच्छा थी कि वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय लोगों का आंदोलन बनाना चाहते थे। द पीपल अप्रिशिएटेड द फैक्ट दैट ही ड्रेस्ड लाइक दैम, लिव्ड लाइक दैम एंड स्पोक देयर लैंग्वेज। अब गांधी जी जिस तरह से रहते थे, ठीक है, जिस तरह से बोलते थे,
ठीक है, जिस तरह से कपड़े पहनते थे ये सारे लोगों को बड़ा अच्छा लगता था। तो लोग उनकी ड्रेसिंग सेंस को, जिस तरह से वो कपड़े पहनते थे उनकी बड़ी प्रशंसा करते थे। साथ ही उनकी जैसे ही वो रहते थे, आम आदमी की तरह वो रहते थे, उनकी तरह कपड़े पहनते थे और आम आदमी की भाषा ही वो बोलते थे। ही आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ विद कॉमन मैन, तो उन्होंने अपने आप को एक आम आदमी की तरह देखा कि मैं भी एक आदमी ही हूँ, आम आदमी हूँ, और आम आदमी की तरह ही उन्होंने जीना सीखा। दिस वॉज स्ट्राइकिंगली रिफ्लेक्टेड इन हिज ड्रेस, while other nationalist leaders dressed formally, wearing a western suit or an Indian bandgala. Gandhi ji went among the people in a simple धोती और loin cloth। तो यह एक मुख्य विशेषता थी जो कि उनकी ड्रेसिंग सेंस से दिखता था। ठीक है, वो धोती वगैरह पहनते थे, जबकि दूसरे जो राष्ट्रीय नेता होते थे वो फॉर्मल ड्रेस, ठीक है, औपचारिक वस्त्र पहनते थे, जैसे कि पश्चिमी सूट वगैरह या फिर भारतीय बंद गले का जो कोट आता है वैसा पहनते थे। ठीक है, और गांधी जी लोगों के बीच जाकर उनसे बातचीत करते थे, और वो जब भी बाहर जाते थे वो एक सिंपल ड्रेस पहनते थे, जैसे कि धोती वगैरह या फिर लॉइन क्लॉथ। ठीक है, लॉइन क्लॉथ यानी जो कि कमर से नीचे का वस्त्र होता है, कमर वस्त्र, वो पहनकर जाते थे। Meanwhile, he spent part of each day working on the चरखा spinning wheel and encouraged other nationalists to do likewise। ठीक है, इसी बीच मतलब वो समय निकाल कर चरखा भी चलाते थे और धागा मतलब सूत काटते थे और उससे खादी के वस्त्र बनाते थे, और दूसरे राष्ट्रीय नेताओं को भी कहते थे कि वो भी ऐसा ही करे। खादी का वो प्रचार करना चाहते थे, या राष्ट्रीय जो देश में बनी वस्तुएं थी उनका प्रचार करना चाहते थे, और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर वो जोर देते थे। द एक्ट ऑफ स्पिनिंग अलाउड गांधी जी टू ब्रेक द बाउंड्रीज दैट प्रिवेल्ड विद इन द ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम बिटवीन मेंटल लेबर एंड मैनुअल लेबर। अब ये कताई का जो कार्य करते थे गांधी जी, इससे गांधी जी को कुछ पारंपरिक जो जाति व्यवस्था की जो सीमाएं थी या दीवारें थी उनको तोड़ने में मदद मिली, जो कि मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम के बीच में लोग देखते थे कि ये जो मेंटल श्रम करते हैं वो अच्छे होते हैं, या जो शारीरिक श्रम करते हैं वो जो मतलब मैनुअल लेबर करने वाले कमज़ोर होते हैं या निम्न स्तर के होते हैं या लोअर कास्ट के होते हैं। तो इस तरह से गांधी जी ने बताया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। ठीक है, सफाई करना का काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि और दूसरे काम। ठीक है, गांधी जी अपील अमंग पुअर एंड पीजेंट्स in particular was enhanced by his ascetic lifestyle and his shrewd use of symbols such as धोती and the चरखा। ठीक है, तो गांधी जी ने लोगों के बीच जो अपील की विशेष तौर पर किसानों से, ठीक है, इसी से जो उन्होंने किसानों के साथ जो अपील की या गरीबों से जो अपील की, विशेष तौर पर जो उनका स्वभाव था योगी के समान जीवन शैली, मतलब वो एक तपस्वी योगी की तरह रहते थे, एक सिंगल धोती में रहते थे, है ना, चरखा चला के अपना मतलब लोगों को भी ये बताते थे कि आपको भी चरखा चलाना चाहिए या फिर ऐसे काम करने चाहिए। ठीक है, साथ ही कुछ वो सिंबल का यूज़ करते थे जैसे कि धोती और चरखा, इनका भी वो विवेकपूर्ण उपयोग करते थे। इस वजह से जो भी वो अपील गरीबों से या किसानों से करते थे वो उन पर उसके मस्तिष्क पर या उनके दिमाग पर बहुत ही विशेष छाप छोड़ पाते थे। ठीक है, गांधी अपील्ड नॉट जस्ट टू लुक लाइक देम, गांधी अपीयर्ड नॉट जस्ट टू लुक लाइक देम, मतलब गांधी जी न केवल उनकी तरह दिखते थे बट आल्सो टू अंडरस्टैंड देम, न केवल उनकी तरह दिखते थे बल्कि उनकी बातों को समझते भी थे ठीक है, एंड रिलेटेड टू देयर लाइफ्स एंड वर्क फॉर देम एंड द नेशंस टुगेदर, साथ ही उनके जीवन से संबंधित जो भी बातें होती थी उनसे वो स्वयं को भी जोड़ते थे। ठीक है, और उनसे संबंधित वो काम भी करते थे। ठीक है, साथ ही वह देश के लिए भी काम करते थे। इस तरह से गांधी जी एक आम आदमी होते हुए भी
वो पूरे देश को साथ लेकर चलना चाहते थे। मतलब विशेष आदमी होते हुए भी वो आम आदमी की तरह दिखते थे और देश के आम आदमी को राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे और देश के आज़ाद कराने में हर व्यक्ति के योगदान को वो चाहते थे कि हर व्यक्ति देश के आज़ादी में अपना योगदान दे। तो बच्चों